नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपके जुलाई 9 को आपके एग्जाम होने वाला है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इन शॉर्ट आपको समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या चीज होती है? वैसे देखा जाए तो सिंपल टर्म्स में मैनेजमेंट मीन्स व्हाट ए मैनेजर डू। जो एक मैनेजर करता है वही तो मैनेजमेंट होता है, लेकिन हमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, है ना। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट को डिजाइन भी करती है और उसको मेंटेन भी करती है, जिसमें मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट को डिजाइन करती है और उसको साथ ही साथ मेंटेन भी करती है, जिससे उसमें जो भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो एक ग्रुप के तौर पर काम करें और उसी से अपना वो सिलेक्टेड एम्स को अचीव करें, वो भी इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। तो वापस से रिवाइज कर रहा हूं, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ऐसे एनवायरमेंट को डिजाइन और साथ ही साथ उसको मेंटेन भी करती है, जिसमें इंडिविजुअल्स एक ग्रुप के तौर पर काम करें ताकि उनके जो सिलेक्टेड एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, वो इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली अचीव हो जाए। तो यहां पर देखिए इस डेफिनेशन को, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक ऐसे एनवायरमेंट को डिजाइन करती है और मेंटेन करती है, इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, जहां पर इंडिविजुअल एक साथ काम करते हैं, वो भी इन ग्रुप, फॉर अकम्प्लिशिंग सिलेक्टेड एम्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हमारे यहां पर जो समझने वाली बात है कि सर ये प्रोसेस क्या चीज होती है इसमें, तो अगर कॉमन जो लैंग्वेज है उसमें हम देखें तो प्रोसेस मीन्स ये होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, या कह सकते हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस। ऐसे स्टेप्स या ऐसे फंक्शंस जिनकी एक सीरीज लगी हुई होती है, एक निश्चित वो अरेंजमेंट में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। तो मैनेजमेंट में भी यहां पर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट पूरा कर पाते हैं। तो इसमें देखिए प्रोसेस मीन्स क्या हो गया? सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑब्लिक फंक्शन। पहला हमारे फंक्शन यहां पर है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या चीज होती है कि हमें जो भी आगे करना है उसका पहले से डिटर्मिनेशन करना, यही क्या होगा? प्लानिंग। मतलब कि हम आगे जो भी काम करने वाले हैं, जब भी करने वाले हैं, उसका पहले से डिटर्मिनेशन करना ही प्लानिंग कहलाता है। तो इसमें देखो मैंने क्या वर्ड लिखा है यहां पर? डिटरमाइनिंग इन एडवांस। किस चीज का? फॉर व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, है ना, ये चीज रहेगी। सेकेंड नंबर पॉइंट इसमें है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने यहां पर दो चीजें लिखी है, रिक्वायरमेंट और असाइनिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऐसा होता है कि भाई हमने प्लानिंग में जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, हमने प्लानिंग में जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। और साथ ही साथ रिसोर्सेज वैसे दो होते हैं हमारे पास, कौन से होते हैं? फिजिकल रिसोर्सेज और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? असाइनिंग। असाइनिंग मतलब क्या हो गया कि हमें अब जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे उनको किस प्रकार से ड्यूटी देनी है, उनका कह सकते हैं ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप कैसा होगा, है ना, इस चीज के बारे में असाइनिंग। थर्ड फंक्शन हमारा कौन सा है? स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स क्या हो गया? राइट। मतलब क्या हो गया? पुटिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, इट इज नोन एज द स्टाफिंग। कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर ले आना ही स्टाफिंग कहलाता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स क्या हो गया कि कोई भी एम्प्लॉयर जो भी कम्युनिकेशन करता है अपने एम्प्लॉय के साथ में, उसी को अपन क्या कहेंगे? डायरेक्टिंग। जैसे कि सपोज करो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है ना, तो ये सारी चीजें किसमें आती है? डायरेक्टिंग में आती है। लास्ट इसमें फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैंने क्या लिखा है? एंश्योर्स। मतलब क्या चीज होगी? कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है जो कि लास्ट में ये देखता है
कि हमारा जो एक्चुअल वर्क है, वो क्या स्टैंडर्ड वर्क के अनुसार ही पूरा हो रहा है। स्टैंडर्ड वर्क कौन सा, जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था कि हमारा एक्चुअल वर्क स्टैंडर्ड वर्क के हिसाब से ही पूरा हो रहा है। और यदि उसमें अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे। तो कुल मिला के मैनेजमेंट के ये 5 प्रकार के फंक्शंस होते हैं जिनको हम प्रोसेस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, देखो इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली, मतलब हमें एम्स अचीव तो करने हैं लेकिन वो हमें इफेक्टिवली और इफिशियंटली अचीव करने हैं। मतलब क्या हो गया, तो देखो इफेक्टिवली मीन्स क्या चीज होती है, कंप्लीटिंग द टास्क इन टाइम, किसी भी टास्क को टाइम पर पूरा कर लेना, ये हमारे लिए क्या होता है, इफेक्टिवनेस। जैसे इसमें क्या लिखा है, कंप्लीटिंग द टास्क एंड अचीविंग द गोल्स। जो भी आपको टाइम पीरियड दिया गया था उस टाइम पीरियड में यदि आपने अपने टास्क पूरे कर लिए और गोल्स अचीव कर लिए तो ये कहा जाएगा कि आप इफेक्टिव हो। मतलब कुल मिला के इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। इसको एंड रिजल्ट से मतलब है कि भाई काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, दैट्स इट। दूसरी चीज आती है इफिशियंट। इफिशियंट क्या चीज होती है हमारे यहाँ पर, इफिशियंट मीन्स ये हो गया कि भाई कोई भी काम है उसको इतना अच्छे से करना है कि उसकी कॉस्ट कम आ जाए, है ना, और कह सकते हैं उसके बेनिफिट में ज्यादा मिले, तब जाकर कहा जाएगा इसको एफिशिएंट। मतलब कि किसी भी काम में यदि हम कॉस्ट कम ले आते हैं, है ना, और बेनिफिट अगर ज्यादा आ जाते हैं तब जाकर हम कहेंगे कि वो काम इफिशियंटली पूरा हुआ है। इसमें देखो क्या लिखा है, डूइंग टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। मतलब क्या हो गया कि आपकी कॉस्ट तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो आपकी बढ़ जाएगी और जिससे कि आपके बेनिफिट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस जरूरी है या एफिशिएंट जरूरी है या दोनों जरूरी है। भाई हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट में तो दोनों चीजें चाहिए, काम अच्छे से पूरा हो, उसमें कम कॉस्ट लगे, बेनिफिट ज्यादा हो, लेकिन साथ ही साथ वो काम पूरा भी तो होना चाहिए। क्योंकि यहां पर इस काम को पूरे करने से मतलब नहीं है, जो भी आपको टास्क दिया गया है उसको विद इन द गिवन टाइम में पूरा करने से कोई मतलब नहीं है, उसको अच्छे से करने से मतलब है। जबकि इफेक्टिवनेस में क्या है, उस वर्क को पूरा करने से मतलब है ना। तो हमारे मैनेजमेंट में इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है कि काम अच्छे से पूरा हो, ये चीज है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स में देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स क्या हो गया, हर जगह। तो इसमें देखो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, एवरी टाइप और लेवल। इसका मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, है ना, चाहे कोई सर्विस सेक्टर हो, चाहे कोई रिटेल ट्रेडर हो, होलसेलर हो, है ना, डिफेंस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, या चाहे कोई ट्रस्ट हो, तो मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। मैनेजमेंट चाहे कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह होता है। और साथ ही साथ लेवल। लेवल मीन्स क्या हो गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लो। तो मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उन ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर भी किया जाता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लो। सेकेंड नंबर पॉइंट आता है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मीन्स क्या हो गया कि हमें कोई चीज दिखती नहीं है लेकिन हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे, जैसे कि सपोज करो हमारे जो टारगेट्स है, हमारे टारगेट अगर इन टाइम पूरा हो रहे हैं, यदि हमारे टारगेट टाइमली अचीव हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर मैनेजमेंट है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है डायनामिक। डायनामिक मीन्स क्या होता है, डायनामिक मीन्स होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायनामिक। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, है ना, और उस इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के हिसाब से अपने कंपनी के मैनेजमेंट में भी वो चेंज लाते हैं, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, डायनामिक। अब इन 3 डेफिनेशन को देखिए तो आपको क्या लगता होगा कि कोई चीज जो हर जगह और साथ ही साथ वो इंटेंजिबल भी है, मतलब वो दिखाई भी नहीं देती है। एक पहली बात तो वो दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी वो हर जगह है, और साथ ही साथ वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज भी हो सकती है।
तो ये तीनों चीजें किसमें हो सकती है, केवल मैनेजमेंट में भी हो सकती है। फिर आता है इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स क्या चीज हो गई कि मैनेजमेंट में 5 अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, ये हमें पता है। मैनेजमेंट हैज 5 डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन ये सारे सेपरेट होने के बाद में भी ये सारे इंटर रिलेटेड है ना। ये सारे डिफरेंट होने के बाद में भी सारे के सारे इंटर रिलेटेड है, और हम ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कौन सा फंक्शन एंड हुआ और कौन सा फंक्शन स्टार्ट हुआ, या कह सकते कि कब एंड हुआ या फिर कब स्टार्ट हुआ। तो मैनेजमेंट में नो डाउट सेपरेट फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये सेपरेट फंक्शंस होने के बाद में भी ये इंटर रिलेटेड है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ सेपरेट बट इंटर रिलेटेड फंक्शंस। फिर आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मीन्स क्या चीज होगी, हम जो मैनेजमेंट करते हैं वो किसी पहले से प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए तो करेंगे। तो यहां पर क्या चीज होगी, जैसे कंपनी ने अपने गोल्स सेट किए, है ना। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, मैनेजमेंट उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं, मतलब जो एम्प्लॉइज अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको वो यूनाइट करेगा, और यूनाइट करने के बाद में कॉमन गोल की तरफ मूव कर देगा। फिर आता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स क्या चीज हो गई कि जैसे किसी भी कंपनी में जो इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, है ना। उनके अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, उनके बैकग्राउंड और उनके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बताएगा। उनको बोलेगा भाई आपके बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी कंपनी में आए हो तब आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है, आपको ग्रुप की तरह काम करना है, और जब कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तभी जाकर आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है। ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप में काम करने के लिए, एक टीम में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट में हम 3 चीजों का मैनेजमेंट करते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट 3 चीजों का किया जा सकता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला हो गया वर्क, दूसरा हो गया पीपल, और थर्ड हो गया ऑपरेशन। वर्क मीन्स क्या हो गया कि सबसे पहले हमें हमारे कंपनी के, फर्म के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, मतलब कुछ भी कह लो, गोल्स कह लो, ऑब्जेक्टिव्स कह लो, इनको सेट करना होता है। जैसे कि सपोज कर लो स्कूल का क्या गोल हो सकता है कि भाई हमें अच्छी शिक्षा देनी है बच्चों को, है ना। जैसे सपोज करो कि अगर हम कहें मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई इंडस्ट्री, उसका क्या गोल होगा, उसका गोल होगा कि कॉस्ट सबसे कम रहे, है ना। ये उसका सबसे बड़ा गोल होता है, ताकि हम कंपटीशन में अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि सबसे पहले गोल या ऑब्जेक्टिव को सेट करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब सेकंड नंबर चीज आती है जो वर्क, या मतलब कह सकते हैं गोल से ऑब्जेक्टिव, इनको अचीव करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें हेल्प लेनी पड़ेगी पीपल्स की। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेम एज ग्रुप एक्टिविटी, मतलब जो यहाँ पे लिखा है वही बात यहाँ पर आएगी। कैसे, इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें पीपल्स की हेल्प चाहिए, और पीपल वापस से डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, उनके डिफरेंट कह सकते ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, है ना। तो उनको क्या करेगा, वो एक ग्रुप एक्टिविटी में लेकर आएगा, उनको मैनेज करेगा, और वर्क के थ्रू, या कह सकते हैं कि गोल की तरफ उनको वो लेके जाएगा। थर्ड हो सकता है ऑपरेशन। अब यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन होता है, सर वर्क का ऑपरेशन में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो वर्क का मतलब क्या हो गया कि किसी कंपनी का गोल या ऑब्जेक्टिव, है ना, ये हो गया वर्क। ऑपरेशन मीन्स क्या चीज होगी, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, चाहे वो मार्केटिंग एक्टिविटी हो, है ना, चाहे वो सेल एक्टिविटी हो, चाहे वो परचेज एक्टिविटी हो, चाहे वो फाइनेंस एक्टिविटी हो, ये सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो गोल अचीव करने के साथ साथ, या कह सकते हैं कि गोल अचीव को सेट करने के साथ साथ हमें जो पीपल काम करने वाले होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज होती है, उनका भी मैनेजमेंट जरूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सोशल, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, पर्सनल। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक टर्म्स में कह सकते हैं या फिर मनी टर्म्स में कह सकते हैं।
सोशल हो जाएगा सोसाइटी के लिए और पर्सनल हो जाएगा एम्प्लॉयज के लिए, है ना। तो इसमें देखो ऑर्गेनाइजेशनल के भी 3 पार्ट है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल मीन्स ये होता है कि आपको इतनी रेवेन्यू अर्न करनी है ताकि आपकी कम से कम एटलीस्ट कॉस्ट तो निकल जाए, मतलब कि आपकी रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर रहेगी, तभी आप मार्केट में फ्यूचर ईयर्स के लिए सरवाइव कर पाओगे। सेकेंड नंबर जो आता है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या हो गया कि देखो हमने कॉस्ट के बराबर तो रेवेन्यू अर्न कर ही ली, है ना, कॉस्ट के बराबर तो रेवेन्यू अर्न कर ही ली, तो इसका मतलब सर्वाइवल वाला पॉइंट तो हो ही गया। लेकिन यदि हमें सक्सेसफुल ऑपरेशन आगे के लिए भी चलाने हैं तो हमें उसके लिए रिस्क भी उठानी पड़ेगी, है ना। तो उस रिस्क उठाने के बदले हमें जो एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट भी और रिस्क भी, इन दोनों को यहां पर कवर किया जाता है। देखो फर्स्ट पॉइंट में तो केवल कॉस्ट कवर होगी, लेकिन यहां पर कॉस्ट के साथ साथ रिस्क भी कवर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि यदि हमें लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बने रहना है तो हमें हमारी फर्म की ब्रांचेस को बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, सेल्स हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, है ना, तभी जाकर क्या होगा, हमारे फर्म का ग्रोथ हो पाएगा। तो इसी को हम यहां पर करते हैं फॉर प्रोस्पेक्टस इन लॉन्ग रन। क्या कहते हैं, फॉर प्रोस्पेक्टस इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में यदि आपको प्रोस्पेक्टस प्राप्त करनी है, प्रोस्पेरस होना है, तो इसके लिए आपको ग्रोथ करनी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मैकडी का, है ना, मैकडी ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी प्रकार से उसकी भी ग्रोथ हो रही है। चलो नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया कि कोई भी सोसाइटी किसी भी फर्म से क्या एक्सपेक्टेशंस करती है वो हमारे लिए हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इस पे देखो, जैसे कि ये कोई फर्म है, ठीक है, और ये फर्म जिस एरिया में ऑपरेट करती है ना, ये फर्म जिस एरिया में ऑपरेट करती है उसको पर क्या कहेंगे, सोसाइटी। तो सोसाइटी के लोगों की फर्म से क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस तो यही होगी कि भाई आप हमारे एरिया में ऑपरेशंस कर रहे हो तो कुल मिला के हमारे लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, किनको, सोसाइटी को। दूसरा क्या हो जाएगा कि जैसे ही फर्म ने एम्प्लॉयमेंट दिया तो यहां पर एम्प्लॉयज आ गए। अब ये एम्प्लॉय क्या डिमांड करेंगे कि भाई हमारे लिए काम करने की वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, है ना, और साथ ही साथ वो ये भी चाहेंगे कि जो भी बेसिक एम्यूनिटीज होती है जो कि एम्प्लॉयज के लिए, स्टाफ के लिए जरूरी है, वो एम्यूनिटीज भी फर्म में प्रोवाइड करवाई जाए। फिर साथ ही साथ सोसाइटी क्या एक्सपेक्टेशंस करेगी कि आपका जो भी प्रोडक्शन का मेथड है, आपका जो भी प्रोडक्शन का मेथड है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मीन्स क्या हो गया कि भाई आप हमारी सोसाइटी में रह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कुल मिला के जिस सोसाइटी में रह रहे हैं कम से कम उसके एनवायरमेंट के तो आप प्रिजर्व वगैरह अच्छे से रखें, है ना। और लास्ट क्या कह सकते हैं इसमें, टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मीन्स क्या चीज होगी हमारे यहाँ पे, ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी के लोग क्या चाहेंगे कि भाई कोई भी फर्म जो ऑपरेट कर रही है वो कम से कम ऐसे प्रोडक्ट दे जो उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए कह सकते हैं, उनके एनवायरमेंट के लिए कह सकते हैं, वो अच्छे हो। इस प्रकार के प्रोडक्ट सोसाइटी को मिलने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉइज की कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। तो एम्प्लॉय की देखो यहाँ पर 3 प्रकार की होगी। पहला होगा फाइनेंशियल टर्म्स में, दूसरा होगा सोशल टर्म्स में, और तीसरा होगा हायर लेवल टर्म्स में। फाइनेंशियल मीन्स क्या हो गया कि कोई भी एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में काम करने आया है ना, वो क्या चाहेगा, उसको बेसिक सैलरी, वेजेस कह सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं उसको बोनस मिले, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको इंसेंटिव्स मिले, उसको फैसिलिटीज मिले। तो ये सारी चीजें आ जाएगी फाइनेंशियल टर्म्स में। सोशल टर्म्स में क्या चीज हो जाएगी, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कह सकते हैं, जैसे पीएफ में पैसा चला गया उनका, ये भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी मिले कि भाई ऐसा ना हो
कि बिना किसी वैलिड रीजन के आप किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रेज कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उनको रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए कंपनी में। भाई अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में अगर अच्छा काम कर रहा है और उसको अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलती है तो वो डीमोटिवेटेड भी फील तो करता है। इसलिए थर्ड नंबर पॉइंट आ गया हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल मतलब क्या चीज होगी? हायर लेवल मतलब फाइनेंशियल और सोशल के अलावा इसमें कह सकते हैं कि प्रमोशन। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप किसी कंपनी में 3 से 5 साल अगर आप वर्क कर रहे हैं लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो आप भी मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और क्या हो जाएगी, कैरियर एडवांसमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारा फोकस ये भी होता है कि हम यहाँ से कुछ सीखें, हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आए। भाई जो नॉलेज लेकर हम आए थे उसके ऊपर तो वर्क हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ से कुछ और भी तो नॉलेज लें। जैसे कि कह सकते हैं कि जॉब रोटेशन भी हो सकता है। यहाँ पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जब काम करते हो तो आप वहां के काम को भी सीख सकते हो, है ना। तो कुल मिला के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिनमें पहला ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें कंपनी अपने बारे में सोचती है, दूसरा हो जाएगा सोसाइटी के लिए, और तीसरा हो जाएगा पर्सनल फॉर एम्प्लॉयज के लिए। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो इम्पोर्टेंस में हमारे पास यहाँ पर 5 पॉइंट है, लेकिन इन 5 में से 4 पॉइंट वही है जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट कौन सा है, हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव, है ना। तो मैनेजमेंट यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स है ना, उनको अचीव कराने में भी हेल्प करता है। दूसरा क्या हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में भी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। और फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है हेल्प्स इन क्रिएटिंग द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस। ये दोनों के दोनों पॉइंट में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, इनमें मैं आपको समझा चुका हूं। लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। वैसे एफिशिएंसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा पहले से ही। एफिशिएंसी मीन्स क्या चीज होती है कि हम कम कॉस्ट पर ज्यादा बेनिफिट अगर लेते हैं, इसको अपन क्या चीज बोलते हैं, इफिशिएंट या एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट किस प्रकार से हमारी हेल्प करेगा, तो उसमें देखिए मैनेजमेंट की सहायता से हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, मैनेजमेंट की सहायता से हम इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करते हैं। ऑप्टिमम मतलब क्या हो गया कि रिसोर्सेज जितने काम में आने चाहिए उतना ही काम लेना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। रिसोर्सेज कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जब हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज लेंगे, इससे क्या होगा, इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और कह सकते हैं कि इससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज होगा। जब कॉस्ट कम होगी और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारे बेनिफिट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो कुल मिला के इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि इसके जो 2 पॉइंट है वो हमने ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस कर लिए, इसके जो 2 पॉइंट और है वो हमने फीचर्स में डिस्कस कर लिए, और एक पॉइंट और है जो मैंने आपको अभी समझा दिया। अब हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स क्या चीज होगी, लेवल्स मीन्स हो गया हायरार्की सिस्टम ऑफ एन फर्म या कंपनी। कि कंपनी में हायरार्की जो सिस्टम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेवल्स बोलते हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर हम देखें, है ना, तो वहां पर 3 प्रकार के लेवल होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल, और तीसरा होता है लोअर लेवल। टॉप लेवल मतलब क्या हो गया, वो सारे पर्सन। टॉप लेवल मतलब क्या हो गया, वो सारे पर्सन जो कि किसी कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशन पर हैं। जैसे कि कह सकते हैं किसी भी कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, ऐसे ही सीएओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, और लास्ट हो जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, टॉप लेवल में आ जाएंगे। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन आएंगे हमारे यहाँ पर, मिडिल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स मीन्स क्या हो गया कि किसी भी कंपनी में जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी भी कंपनी में जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर है वो इस मिडिल लेवल में काउंट होंगे। जैसे कि कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो इसका मैनेजर आ जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट है तो इसका भी मैनेजर हो जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट है तो इसका भी मैनेजर आ जाएगा, है ना। लोअर लेवल में क्या आ जाएगा, लोअर लेवल मीन्स ये हो गया कि वो सारे मैनेजर
वो सारे मैनेजर जो कि वर्क फोर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में है। जैसे कि सपोज करो कि ये हमारी वर्क फोर्स है ना। इन वर्क फोर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में कौन होंगे? सुपरवाइजर या फॉरमैन, है ना। तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? लोअर लेवल मैनेजर्स आ जाएंगे। तो लोअर लेवल में कौन आएंगे? वो सारे मैनेजर जो कि वर्क फोर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में हो, जो कि वर्क फोर्स से अल्टीमेट काम करवाए। यही चीज है हमारे यहाँ पर। तो ये तो हमने समझ लिया कि सर टॉप लेवल में कौन आते हैं, मिडिल में कौन आते हैं और लास्ट लोअर लेवल में कौन आते हैं। अब हम समझने वाले हैं इनके फंक्शंस। तो इसमें देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब कि ये टॉप वाले फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन हो जाएंगे मिडिल लेवल के और ये सारे फंक्शंस हो जाएंगे लोअर लेवल के। तो टॉप लेवल का कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर? फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज डिटरमिनेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, कंपनी की जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन पर है उसी को कंपनी के लिए पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी, उसी को कंपनी के गोल्स सेट करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, है ना। चलो फिर इसके बाद में जब यही पॉलिसी सेट करेंगे, यही गोल अगर सेट करेंगे, तो किसी भी कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार भी कौन होंगे? भाई जो सेट करेगा वही जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर भी ये जिम्मेदार हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। थर्ड नंबर चीज आती है कि सर ये जो गोल वगैरह सेट करते हैं उन चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो ये गोल वगैरह सेट किस हिसाब से होते हैं? इसके लिए इनको बिजनेस इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअसली स्कैन करना पड़ता है। हमारे चैप्टर नंबर 3 आएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या चीज होगी कि टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं और उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से वो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। फिर उसको देखो पॉइंट नंबर 4 कौन सा हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट मतलब ये सारी डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स को किस प्रकार से काम करना है, इनको इंस्ट्रक्शन देना, है ना। ये काम होगा हमारे यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर्स का, कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा, उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, किस प्रकार से वो काम करेंगे, इन सभी को इंस्ट्रक्शन देने का काम टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं यही करेंगे। अब बात आती है मिडिल लेवल मैनेजर्स की। तो यहाँ पर जो भी गोल पॉलिसीज वगैरह जो सेट हुई है, जो फॉर्मुलेट हुई है, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम मिडिल लेवल मैनेजर्स का होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? असाइनिंग ड्यूटीज टू द लोअर लेवल मैनेजर्स। मतलब कि ये जो लोअर लेवल जो मैनेजर्स हैं इनको हम क्या करेंगे? ड्यूटीज भी देंगे। इनके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको भी ड्यूटीज देंगे कि उनको कौन सा काम करना है। चलो थर्ड नंबर पॉइंट आता है कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट। भाई जैसे कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को ड्यूटी तो देगा ही देगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में इनको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। जब तक इनका आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक हम कॉमन गोल मतलब कंपनी के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और लास्ट आता है पॉइंट नंबर 4, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज मीन्स ये हो गया है कि हमारे यहाँ पर कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज काम करने वाले होते हैं, हमारे यहाँ पर कंपनीज में जो भी एम्प्लॉइज काम करने वाले होते हैं, इससे ऊपर मत जाना, इसके नीचे की ओर जो भी एम्प्लॉइज काम करने वाले होते हैं उनको मोटिवेशन देने का काम भी यही करते हैं। इसके लिए वो सेमिनार्स भी लगवा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आ जाएगी। ये एम्प्लॉइज जहां तक आएंगे इसके ऊपर ये इनको सलाह नहीं देने वाले, ये इनसे सलाह लेने वाले होते हैं। थर्ड नंबर चीज क्या हो जाएगी? फॉरमैन और सुपरवाइजर। ये क्या चीज होगी फॉरमैन सुपरवाइजर में? मैंने आपको बता ही दिया कि जो कि डायरेक्ट वर्क फोर्स के कंट्रोल में होते हैं। कंट्रोल में कैसे? ये वर्क फोर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना, उनके ऊपर ध्यान रखेंगे, तो ये वर्क फोर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। तो अब इसको देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? पहला, पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजर्स टू द वर्क फोर्स। देखो टॉप लेवल के इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल के पास में आए, है ना, तो मिडिल लेवल के इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाएंगे? लोअर लेवल के पास, और लोअर लेवल के इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएंगे? वर्क फोर्स के पास। दैट्स इट। ये हो जाएगा कि इनको जो भी मिडिल लेवल मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन मिले हैं ये सारे इंस्ट्रक्शन पास कर देगा कि इनको वर्क फोर्स को पास कर देगा। फिर उसके बाद देखो सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड वर्क फोर्स जब फैक्ट्री में ही काम करती है, वर्क फोर्स
जब फैक्ट्री में काम करते हैं और ये उनके डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं तो वहां पर पूरी सेफ्टी भी होनी चाहिए। इस चीज का इंश्योर करने वाले कौन होंगे? ये वर्क फोर्स नहीं होगी, बल्कि ये सुपरवाइजर या फोरमैन ही होंगे। ठीक है। और थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है? मेक श्योर फॉर बेटर क्वालिटी और मिनिमम वेस्टेज। इसका मतलब क्या चीज होगी भाई? सीधी सी बात है, जब ये वर्क फोर्स से काम करवा रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी आए और वेस्टेज भी कम हो, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही होंगे। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कंप्लीट होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन को भी समझाने वाला हूँ। थैंक यू।